प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 24 मार्च 1995, समय सुबह के 3:20 का है। और इस आधार पर जब इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली बनेगी मकर लग्न और धनु राशि की। देखा जाए तो राशि और लग्न में बहुत अधिक मित्रता तो नहीं है, और ये भी है कि ये आप जानते हैं ये पृथ्वी तत्व की राशि है, और ये जो मतलब लग्न है पृथ्वी तत्व का, और राशि जो है वो अग्नि तत्व की है। अब ये कोई बहुत मेल वाला प्रभाव तो नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं कहा जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक खराबी वाली स्थिति देता है। यहाँ मकर राशि है, कर्म प्रधान राशि है, मेहनती स्वभाव देती है और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करने वाला परिणाम देती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो लग्न का प्रभाव है ये जातिका को जीवन में उन्नति का प्रभाव देने का कार्य करेगा, जीवन काल में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जो कि यहाँ पर एक श्रेष्ठ स्थिति को जन्म दे रहा है। इसके अलावा यदि आप इस कुंडली में देखेंगे तो राशि जरूर यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में है, जिसके कुछ नकारात्मक प्रभाव रह सकते हैं, लेकिन धनु राशि में 12वें भाव में स्थित चंद्रमा अधिक यात्राएं करवाता देखा गया है। अत्यधिक मात्रा में देखा गया है कि ये घूमना फिरना, हवाई यात्राएं होना, उस तरह का प्रभाव देता है भी ये चंद्रमा। आप देखेंगे तो ये केतु के मूल नक्षत्र में है। अब केतु के नक्षत्र में स्थित ये चंद्रमा कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो इस तरह का तो देता ही है कि कुछ मानसिक चिंता या कंफ्यूजन वाला प्रभाव दे सकता है। हालांकि ये कुछ गहराई तक सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए चंद्रमा का प्रभाव अच्छा है। मूल नक्षत्र में जन्म है जो कि कार्य में उन्नति और आध्यात्मिकता के लिए अच्छा होता है, किंतु इसका प्रभाव पारिवारिक और वैवाहिक सुख में कमी करता देखा गया है। खैर उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये चंद्रमा मूल नक्षत्र में होकर ये स्थिति निर्मित करता है। इसके अलावा यदि आप इस कुंडली में देखेंगे तो देखिए 3 प्रमुख ग्रह इस कुंडली में होते हैं, यानी लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी। ये 3 ग्रह तो होते ही है किसी भी कुंडली के अंदर। इन 3 ग्रहों के प्रमुख ग्रह सभी कुंडली के दूसरे भाव में ही बैठे हुए हैं। यहाँ शुक्र, बुध और शनि ये 3 ग्रह है। इसमें शुक्र की डिग्री तो भले 0 ही है, थोड़ा कम प्रभाव है, लेकिन जो बुध और शनि का असर है ये इस कुंडली में ज्यादा है। और इनका असर क्या देखने को मिलेगा कि ये जातिका को रिसर्चर, मतलब आप जानते हैं बुध शनि का योग अगर अष्टम भाव से कनेक्शन बनाता है तो ये रिसर्चर बनाता है और एक प्रकार से साइंटिस्ट होने के योग को दर्शाता है। तो इसका मतलब यही है कि बुध और शनि का ये जातिका को प्रभाव अत्यधिक ज्ञान अर्जित करना, सीखना, खोजते रहना, इस तरह की प्रवृत्ति देगा, जो कि अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में है तो धन का लाभ, सुख सुविधा सब दिलाते रहेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग बनाएगा। शुक्र बुध का भी योग है, भले डिग्री वाइज बड़े दूर दूर है दोनों की दोनों, लेकिन योग तो बना हुआ है, जिसके चलते ये बात देखने को मिलती है कि इन दोनों का जो असर है वो जातिका को अच्छा धन, अच्छी वाणी प्रदान करेगा। और दूसरे भाव का, अपने पंचम भाव का जो कनेक्शन है दूसरे भाव से बन जाने पर यह देखा गया है कि ये अच्छा बोलने वाला, अच्छा ज्ञान अर्जित करने वाला और अच्छा दूसरों को सलाह देने वाला भी बनाता है। वाणी से जुड़े कार्यों से जातिका को अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो दूसरा भाव जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है वो सब जातिका को अच्छा लाभ देंगे। आगे चल करके जैसे मैं कहूँ कि फूड से जुड़ी चीज़ें भी यहाँ पर अच्छा लाभ देती है। इसके अलावा दूसरा भाव आप जानते हैं हमारी वाणी का है, तो कुछ भी वाणी से जुड़ा कोई काम करना हो तो ये भी जातिका को अच्छा प्रभाव देगा। किसी को सलाह देना हो, दूसरा भाव धन का भी होता है, तो धन से जुड़े कार्यों के लिए भी ये स्थिति बढ़िया रहेगी। मतलब इससे जुड़े कार्यों के अंदर भी जातिका को अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो ये खैर ये जातिका के जीवन में एक प्रमुख भाव बन करके उभरेगा, तीसरा अपना दूसरा भाव। और कुंभ राशि भी है तो लोगों से जुड़ना, कनेक्शन बनाना, एक से अधिक कार्यों को एक समय पर हैंडल करना, ये सब प्रवृत्ति जातिका की रहेंगी, जो जीवन में उन्नति का कार्य करेंगी, जातिका को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। फिर यदि आप देखें तो इस कुंडली में सूर्य जो है कुंडली के तीसरे भाव में है, ये अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो उतना खराब नहीं माना गया अष्टम से अष्टम होने पर, बल्कि ये जीवन काल में मतलब अच्छा ही प्रभाव देता है, आयु की वृद्धि करता है विशेषकर। हाँ, संघर्ष की वृद्धि होती है, क्योंकि देखो ये अष्टम से अष्टम में बैठा हुआ है। इससे अष्टम अगर आप देखेंगे तो ये कुंडली का दशम भाव आ जाएगा। तो ये सूर्य का प्रभाव कार्य क्षेत्र में
मेहनत को बढ़ाएगा। यहाँ पर इसे मतलब जो पद कुंडली होती है उसके आधार पर ये अष्टम भाव का प्रभाव यहाँ पर भी आएगा, जो कहीं ना कहीं जातिका के जीवन में कार्य क्षेत्र में मेहनत को बढ़ाएगा। अगर काम ऐसा है, करियर में कार्य ऐसा है जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा और जातिका के जीवन में यही स्थिति सुखद परिणाम देने का कार्य करेंगी और जीवन काल में शुभता को बढ़ाएंगी। तो ये बात मतलब यहाँ पर अच्छी है, सकारात्मक है। लेकिन ये है कि तीसरे भाव में होने से मेहनत अधिक करना पड़ेगी, स्वयं के दम पर बढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल ये स्थिति बढ़िया है। यहाँ चतुर्थ भाव में आप देखते केतु विराजित है, चतुर्थ का स्वामी नीच राशि में है, तो इसका मतलब क्या है कि चतुर्थ से जुड़े फल खराब होंगे। मतलब चतुर्थ भाव घर है, जन्म स्थान है, माता है, इन सबके लिए प्रभाव कमजोर आएंगे, खराब आएंगे। किस प्रकार खराब आएंगे? जैसे सबसे पहला असर तो क्या आता है, जब भी चतुर्थ भाव डैमेज होता है तो पहला प्रभाव कि जन्म स्थान से दूर रहना। तो और चंद्रमा जो चतुर्थ भाव का कारक होता है वो भी 12वें भाव में है, चतुर्थ का स्वामी भी नीच राशि में, मतलब भाव, भावपति और भाव कारक तीनों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कमजोर है। इसका मतलब यही है कि जातिका को ये योग जन्म स्थान से दूर या विदेश ले जाकर सफलता दिलाएंगे, और जातिका जितना दूर रहेंगी, बाहर रहेंगी, उतना अच्छा भी रहेगा, जीवन में उन्नति का प्रभाव बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो केतु का कुंडली के मतलब चतुर्थ भाव में होना, ये भी मतलब जैसा केतु का मैंने आपको प्रभाव बताया, जहां पर भी होता है उसे काटने का कार्य करता है। तो ये देखने को मिलेगा कि घर जो जन्म स्थान होगा वहां से काट करके अलग ले जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये केतु यहाँ पर अधिक सोचना, कंफ्यूजन में रहना, चिंता प्रदान करना, ये वाला कार्य जो है केतु करता है, मानसिक अशांति देता है। क्योंकि चतुर्थ भाव जितना खराब है उसके सारे प्रभाव स्वयं के ऊपर भी आएंगे, माता पर भी असर मिलेगा। माता पर असर कैसा मिलेगा कि माता का सुख कम रहे, मतलब माता से दूर रहने का प्रभाव ही बने। इसके अलावा चूंकि केतु जैसा ग्रह है मेष राशि के अंदर है, तो माता जरूर थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ कि प्रभुत्व होगा, क्योंकि मंगल की राशि जब भी चतुर्थ भाव में आती है तो मंगल डोमिनेशन वाला ग्रह है, तो माता का स्वभाव होगा डोमिनेट करने का या फिर सभी चीजों को हैंडल करने का। जरूर मंगल नीच राशि में है तो उनका प्रयास पूर्ण रूप से सफल ना हो या थोड़ा चिंता के साथ में सब काम वो करे, इस तरह का असर आ सकता है। और चूंकि शनि की दृष्टि भी है तो माता की हेल्थ कुछ ना कुछ खराब रहती हो, माता को भी मानसिक अशांति, चिंता रहती हो, ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये प्रभाव तो यहाँ केतु के कारण आ रहा है, और ऐसे में अगर जातिका दूर रहे तो मैं समझता हूँ अधिक ठीक रहेगा, उतनी खराबी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप देख रहे हैं कि मंगल नीच राशि में है, जरूर मकर लग्न में मंगल को लग्नेश का शत्रु माना जाता है और सबसे मतलब एक शत्रु ग्रह के रूप में आता है, लेकिन फिर भी ये सुख भाव का और लाभ भाव का स्वामी होता है। तो देखिए सुख भाव का स्वामी होकर के सुखों में कमी से मतलब क्या है, भौतिक सुख सब मिल जाएंगे, लेकिन जो एक मानसिक रूप से प्रसन्नता रहनी चाहिए उसकी कमी रहेगी। दूसरे नंबर पर ये जो लाभ भाव का स्वामी है, इसके चलते जितना धन लाभ चाहते हैं उतना धन लाभ कई बार प्राप्त नहीं होता, और कहीं ना कहीं धन लाभ को लेकर के भी चिंता रहती है। जो जिन लोगों से जुड़ते हैं, जिन लोगों से कनेक्शन बनता है, उनसे भी अधिकतर तालमेल कमजोर रहते देखे गए, या ये देखा गया कि अन्य लोगों का उतना अच्छा सहयोग नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और ये चीजें कहीं ना कहीं जातिका को थोड़ा परेशान करे, चिंतित करे, ये देखने को यहाँ पर अवश्य मिल सकता है इस मंगल के प्रभाव से। चतुर्थ का मंगल इस तरह का कार्य मतलब चतुर्थ का मतलब चतुर्थ राशि का मंगल इस तरह का प्रभाव अवश्य दे सकता है। इसके अलावा यह मंगल चूंकि सप्तम भाव में भी है, तो जीवन साथी का स्वभाव भी जैसे गुस्सेल हो, जिद्दी हो, इसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या रहे, ये बात ये मंगल बढ़ाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि पहले तो इस कुंडली में कारक नहीं है, दूसरे नंबर पर इस भाव का स्वामी भी अपने से छठे में चले गया है, जरूर धनु राशि में है लेकिन केतु के नक्षत्र में, और ऊपर से मतलब ये भी 12वें भाव में, वो भी गुलिक के साथ में। मैंने आपको क्या बताया था, सप्तम का स्वामी गुलिक के साथ में हो तो ये जल्दीबाजी में कई बार विवाह करवा देता है, और परिणाम स्वरूप वैवाहिक स्थिति खराब रहती है, और इसी योग के चलते दो विवाह होने का प्रभाव भी निर्मित हो जाता है। तो ये तो खैर एक जनरल प्रभाव है, लेकिन हाँ इसमें ये स्थिति मंगल के चलते अवश्य मिल सकती है। जरूर गुरु की दृष्टि इस मंगल के ऊपर, जो कि इसके प्रभाव को पॉजिटिव कर रही है, बचाने का कार्य कर रही है, तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर फिर भी उचित है। लेकिन ये जो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है ये बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं, ये है भी मतलब अगर आप देखेंगे ना तो ये बुध के अश्लेषा नक्षत्र में है, और उसका प्रभाव भी इस मंगल का उतना अच्छा नहीं होता। मंगल नेगेटिव प्रभाव देता है, क्योंकि क्या है देखो, मंगल कर्क राशि में नीच राशि का क्यों होता है? कर्क राशि जो है ये भावनात्मक राशि है, और मंगल जो है वो लॉजिकल ग्रह है, और अगर आप देखेंगे तो लॉजिक और इमोशन दोनों का एक साथ कनेक्शन नहीं बन सकता, इसलिए मंगल यहाँ पर नीच राशि का हो जाता है। और यही स्थिति इनके वैवाहिक जीवन में भी रहेंगी कि इनका जो स्वभाव रहे, मंगल के प्रभाव यहाँ पर आने से मतलब लॉजिकल चीजें ये मतलब
इनके अंदर रहे, लेकिन जो जीवन साथी रहे उसमें भावनात्मक गुण भी रहे और साथ में मतलब क्रोध भी रहे, तो वो चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब करने का कार्य करे, ये अधिक संभव है यहाँ पर, जो वैवाहिक स्थिति में थोड़ी परेशानी को दर्शाती है। और अब उसके लिए मतलब विशेष रूप से ध्यान दे करके धैर्य पूर्वक ही विवाह के लिए आगे बढ़ना उचित रहता है। बाकी ये मंगल, जैसा मैंने कहा, सुख वगैरह तो दिला ही देगा, लग्न से कनेक्शन है, लग्नेश को भी दिख रहा है वैसे, तो ऐसी अवस्था में मतलब सुख आदि तो मिल ही जाएंगे। हालांकि ये मंगल स्वभाव को परिवर्तन करने का, चिंतित करने का, चिड़चिड़ा स्वभाव बनाने का, क्योंकि इससे क्या होता है, क्रोध भी रहता है और साथ में शनि जैसा ग्रह है तो धीमापन भी रहता है स्वभाव में, तो वो दोनों चीजें चलती है, कभी एकदम क्रोध करेंगे, कभी जल्दीबाजी में काम करना चाहेंगे, कभी बिल्कुल त्याग देंगे या आलस करेंगे, वो चीजें दोनों साथ में चलती रहे, जो थोड़ा परेशानी का कारण बने, वो संभव है यहाँ पर। बाकी तो यहाँ अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आ रही है, तो गुरु इस भाव को बचाने का, गुरु इस भाव के सकारात्मक प्रभाव देने का कार्य अवश्य करेंगे, जिसके लिए भी थोड़ा मतलब गुरु को बलवान करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा उस पर आगे बताता हूँ मैं आपको। बाकी ये मंगल यहाँ ओवरऑल थोड़ा मतलब मिला जुला है, थोड़ा नकारात्मक बोल सकते हैं इसे। इसके अलावा यदि आप देखें तो दशम भाव में राहु है। दशम भाव का राहु मतलब ये अच्छा प्रभाव होता है, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के लिए तो अच्छा होता ही है। इस राहु के चलते जीवन में मतलब ये बोल सकते हैं कि सुख संपदा धन आदि अच्छा मिल जाता है भी अपने ही नक्षत्र में। ये राहु स्वाति नक्षत्र का है राहु, तो ये राहु का तो अच्छा प्रभाव है। राहु अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा लाभ, अच्छा पद मान सम्मान दिलाने का कार्य करे, ये संभव है यहाँ पर, जो कि इस राहु के चलते तो मतलब बढ़िया ही है। इस राहु का जो प्रभाव है वो भी मतलब जीवन काल में सुख संपदा धन और अपने दम पर सब कुछ हासिल करने वाला प्रभाव अवश्य प्रदान करेगा, जो कि निश्चित रूप से अच्छा है। फिर यदि आप कुंडली के लाभ भाव में देखें, देखिए पहले तो लाभ भाव में गुरु को बहुत अच्छा भी नहीं माना गया, क्योंकि ये काम त्रिकोण का भाव होता है और गुरु आप जानते हैं कि ये धर्म कार्य ग्रह होने के कारण इस काम त्रिकोण के भाव में आकर थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। ये गुरु के चलते ये देखा गया है कि कहीं ना कुछ रोग चलते रहते हैं। रोग इस प्रकार चलते रहते हैं कि ये गुरु यहाँ पर छठे से छठे भी है, 12वें से 12वें भी है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इतना देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनको जो प्रभाव मिले वो थोड़ा सा मतलब हेल्थ में पेट से जुड़ी समस्या, फिर गुरु ही कारक होते हैं, जो धनुराशि होती है ये प्रमुख प्रभाव में रखती है। जो भी मौसमी बीमारियां है, साइनस जैसे रोग है, श्वसन से जुड़े जो भी रोग है, ये सब इसी गुरु और इस राशि के प्रभाव में आते हैं, जो इन्हें उस तरह के रोग होने की संभावना है, जल्दी ही रोग लग जाए, जल्दी ही स्वास्थ्य खराब हो जाए, ये सारा प्रभाव यहाँ पर सामने आता है। तो और ये चंद्रमा भी इसी बात को दर्शा रहे हैं। 12वें भाव के चंद्रमा अधिक सोचना कल्पना करना वो तो प्रभाव देते ही है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि ये मतलब इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, केतु की ही दृष्टि है, और केतु ही यहाँ पर मतलब आप जानते हैं कि केतु के ही नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, तो दोनों दृष्टिकोण से इस चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव है, और फिर साथ में गुलिक है तो जल्दीबाजी है मतलब। और चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, उसके साथ में गुलिक का होना इस बात को दर्शाता है कि मन में एकाएक कोई ना कोई विचार उठेंगे, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव विचार बदलते रहेंगे, मतलब एक जैसा स्वभाव फिक्स नहीं रहेगा। यही चीज यहाँ पर विवाह को लेकर के भी सामने आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का प्रभाव इस तरह का ऐसे में हो जाएगा। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर नकारात्मक स्थिति दर्शा रही है, जिसके लिए कुछ न कुछ विशेषकर तो इसमें चतुर्थ भाव से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, मतलब जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव और कारक चंद्रमा, ये तीनों की स्थिति यहाँ पर डैमेज है, जिसी के चलते वैवाहिक जीवन की स्थिति में भी नकारात्मकता आएंगी और थोड़ी चिंता का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वही चीज यहाँ पर थोड़ी खराब हो रही है। बाकी अगर हम इनके दशा को देखें तो वर्तमान में चंद्रमा में राहु की दशा है। देखिए राहु, जैसा मैंने कहा कि राहु की दशा अच्छी ही रहेगी, ये जून 26 से अपना जून 24 से तो दिसंबर 25 तक चलने वाली दशा है, जो कि एक अच्छी दशा है। मतलब इस समय पर करियर से जुड़ा कुछ न कुछ अच्छा प्रारंभ हो जाए। इसके अलावा मैं बोलूँ कि इस समय अवधि पर अच्छी मतलब एक सफलता वाली स्थिति उत्पन्न हो, ये सब देखने को मिल सकता है, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेंगी, मतलब उतनी चिंता देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगी। बाकी इसमें यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा में गुरु का जो असर रहेगा वो भी यहाँ पर मतलब आगे पॉजिटिव रहेगा। गुरु का असर कोई उतना खराब नहीं। हाँ, गुरु में खर्चकारी स्थिति, या मैं कहूँ कि थोड़ा मतलब क्योंकि 12वें भाव को एक्टिव करेंगे, तीसरे को एक्टिव करेंगे, तो मेहनत में वृद्धि होकर खर्चकारी स्थिति अधिक बने, ऐसा सब प्रभाव है। लेकिन करियर में कुछ अच्छा प्रारंभ करने की स्थितियां निर्मित होंगी, जो करियर से जुड़ी चिंता को तो कम करेंगी, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रारंभ करवाएंगी, जिससे जातिका को अच्छा धन मान सम्मान मिलेगा। अब मतलब हम इनके कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले जैसे सबसे पहला तो यही है कि ये वर्तमान में विदेश में रहकर अपना मतलब शिक्षा ले रही है, और आगे मतलब इन्होंने अभी मतलब कुछ समय बाद कुछ 3-4 महीनों के अंतराल में
इनकी शिक्षा पूर्ण होकर के नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, नौकरी की अगर स्थिति देखें तो चंद्रमा में राहु, राहु जैसा मैंने कहा दशम में होने से कुछ न कुछ कार्य में अच्छा प्रारंभ करवा दे, वो संभव है। लेकिन एक और बात यहाँ पर बन रही है, जैसे अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास अगर इनकी शिक्षा पूर्ण होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक बात क्या है कि मई के आसपास से एक प्रभाव ये भी आ रहा है, अप्रैल मई के आसपास से ही, कि ये स्वयं मतलब आ जाएंगी कुछ समय के लिए इंडिया में, भले 2-3 महीनों के लिए आए, लेकिन जो अन्य दशा है, योगिनी दशा के अंदर, वहां पर सूर्य में मंगल का प्रभाव लगने वाला है, जो कुछ समय के लिए यहाँ पर वापस से यहाँ पर लेकर के आए, और कुछ समय मतलब 2-3 महीने, 4 महीने ये इंडिया में रहे, तब तक इनका कार्ड भी आ जाए। जैसे आप जानते होंगे कि विदेश में नौकरी करने के लिए वहाँ पर एक मतलब नौकरी का एक कार्ड बनता है, और वो कार्ड आने में भी मतलब कई बार 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो वो भी आ जाएगा तब तक, उसके बाद फिर ये नौकरी के लिए मतलब इंटरव्यू वगैरह देंगे। और उसके बाद की चीज़ देखें तो वैसे मैं समझता हूँ कि अगस्त के बाद या अगस्त के आसपास से जो समय चालू हो रहा है वो अच्छा है, और वर्ष के आखिर में तो बहुत सारी ग्रह अवस्था यहाँ पर सकारात्मक है। जैसे मतलब आप देखते हैं कि वैसे तो मई से गुरु यहाँ पर चले जाएंगे छठे भाव से गोचर में, तो वो अच्छा रहेगा गुरु का असर, और गुरु का ये जो असर है जीवन में उन्नति देने का कार्य तो करेगा ही। इसके अलावा ये भी देखने को मिलेगा कि जो गुरु की स्थिति है, ये जब मतलब वर्ष के आखिर में सप्तम में भी आएंगी, तो मतलब ओवरऑल पॉजिटिव स्थिति देने वाली है। गुरु की इस साल की स्थिति दशा के अनुसार ये प्रभाव दर्शा रही है कि जीवन में आगे बढ़ाएंगी, और वर्ष के आखिर तक आते आते, अगस्त के आसपास आते आते, ये अच्छी नौकरी में भी जोड़ने का कार्य कर देंगी, जो कि जातिका को चिंता मुक्त करके अच्छे कार्य में जोड़ देंगी। हाँ, ये है कि जातिका का जो स्वभाव है मानसिक चिंता करने का, मानसिक रूप से अशांत रहने का, उसके लिए तो जरूर उपाय करने होंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्रह अवस्था थोड़ी अधिक नकारात्मक हो रही है। लेकिन मतलब वो उपाय कर लेने से थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर फिर भी अच्छा किया जा सकता है। अब जैसे सबसे पहले देखिए ना, इस कुंडली में यदि आप देखेंगे तो इनकी मतलब जो स्थिति है, चतुर्थ भाव का, चतुर्थ भाव में केतु है, चतुर्थ का जो कारक होता है चंद्रमा, वो केतु के नक्षत्र में है, तो केतु से जुड़े जो उपाय होते हैं, वैसे तो मैं कहूँ कि जो मूल नक्षत्र की शांति होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग स्थान से पानी लेकर के आया जाता है, और मतलब कुछ न कुछ वहाँ पर मतलब अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग मिट्टी, ये सब ला करके पूजा की जाती है। तो वो इसीलिए कि केतु का जो प्रभाव होता है वो हमारे सेंस पर होता है, जो 5 सेंस होते हैं उन्हें केतु प्रभावित करता है। तो केतु जब भी नेगेटिव प्रभाव देने की स्थिति में आता है तो हमारे सेंस को खराब करता है, यानी कभी कभार आंखों से जुड़े रोग उत्पन्न करता है, कभी हमारे मतलब माइंड में ही समस्याओं को जन्म देना काम करता है। तो वो मतलब इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं, इनको ठीक करने के लिए सबसे पहला प्रयास यहाँ पर ये होना चाहिए कि अच्छा असर लेने के लिए इस केतु को ठीक किया जाए। और केतु को ठीक करने के लिए किसी मंदिर में मतलब लगातार मैं कहूँ कि 1 वर्ष लगातार, वो भले माता पिता में से कोई भी करे, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ये किया जाए कि 7 प्रकार के जो धान होते हैं, 7 प्रकार के धान पूर्णिमा को लगातार मतलब दान किए जाए, और ये लगभग 1 वर्ष लगातार किया जाए। इससे ये देखने को मिलेगा कि इनके जीवन में जो केतु का असर है वो अच्छा होगा। दूसरा जो कार्य केतु के लिए कर सकते हैं वो ये है कि 7 धातु का कड़ा बना करके, या 7 धातु की मतलब चेन बनाकर या ब्रेसलेट बनाकर, जो भी बनाना चाहे, लेकिन 7 धातु से बना करके बराबर मात्रा मिक्स करके, और इन्हें मतलब धारण करवाया जाए किसी अच्छे दिन पर, किसी पूर्णिमा को पहना सकते हैं, या फिर अन्य कोई शुभ मुहूर्त पर पहनाया जाए। उससे इस केतु का असर अच्छा होगा, सुखों में मानसिक चिंता आदि से बचाव होगा। साथ में जो मौसमी बीमारियों का प्रभाव इस धनुराशि के प्रभाव से आता है, साइनस वगैरह जैसे रोग या धनुराशि का जो प्रभाव है वो भी ठीक होगा, और जीवन में स्थिति अच्छी बनेगी। बाकी फिर इन्होंने यही पूछा है कि इसमें मतलब सप्तम के मंगल का प्रभाव, तो वो जैसा मैंने कहा थोड़ा नेगेटिव प्रभाव तो है इसका। और एक बात ये भी है ना कि ये मंगल यहाँ नवमांश के अंदर भी सप्तम भाव के अंदर है, तो जीवन साथी के साथ में ये मंगल का गुण बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, जीवन साथी अगर कई बार आईटी फील्ड आदि से जुड़ा हुआ हो तो कोई समस्या नहीं है। जो मंगल का टेक्निकल फील्ड आती है वो अगर उससे जुड़ा हुआ जीवन साथी रहे, या फिर जमीन से जुड़ा कोई काम जीवन साथी करे, तो उसमें समस्या नहीं है। लेकिन मेन बात इतनी है कि यहाँ पर ये जो मंगल का असर आता है वो क्रोध की मात्रा को जीवन साथी में बढ़ाता है, और क्रोध की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव आता है, दोनों में तालमेल सही नहीं बैठ पाता। फिर एक और बात यहाँ पर विचार कीजिए कि नवमांश कुंडली को अगर आप देखेंगे तो वहां पर लग्न का स्वामी नीच राशि में है, सप्तम का स्वामी नीच राशि में है, लग्न का स्वामी जिसकी राशि में है वो नीच राशि में है। तो यानी कहने की बात है कि जो बुध और गुरु यहाँ पर नीच राशि के हैं, इसके चलते विवाह होने में ही पहले तो बहुत अधिक रुकावटें हैं, क्योंकि ये स्थिति कई बार विवाह की स्थिति को टालना, विवाह नहीं करना, या किसी भी करके विवाह को मतलब कैंसिल करना, उस तरह का प्रभाव देते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि नवमांश के लग्न का या सप्तम के स्वामी का नीच राशि में होना, और अगर पूरी तरह नीचे तो भंग नहीं होता, जैसे गुरु का तो हो रहा है,
गुरु का इस प्रकार कि कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि में स्थित ग्रह अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बुध का असर है ये किसी प्रकार से पॉजिटिव नहीं हो रहा है। यहाँ पर मतलब मीन राशि में उच्च होने वाले ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और ना ही गुरु को ऐसी स्थिति में है कि उसको सपोर्ट दे। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर विवाह होने में बहुत अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कई बार जातिका अगर स्वयं से टाल दे तो विवाह न हो, ये भी संभव है यहाँ पर, या कुछ अलग कंडीशन में विवाह हो। अलग कंडीशन मतलब ये कहो कि अदर कास्ट में विवाह हो जाए, उम्र में बड़ा डिफरेंस देखने को मिले, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर सामने आ सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सप्तम का स्वामी 12वें भाव में है, केतु के नक्षत्र में मुख्य बात। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये छठे का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी 12वें में, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव ग्रहों का स्वामी यहाँ पर नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि विवाह में कुछ अलगपन ठीक रहेगा। मतलब ऐसी अवस्था में अदर कास्ट में और विदेश में ही विवाह कर लेना जातिका को अधिक ठीक प्रभाव देगा, अन्यथा परेशानी का प्रभाव ये बनता है ऐसे में। इसके अलावा यहाँ पर मतलब विवाह कब होगा, अगर इससे जुड़ी स्थिति को हम देखें तो वैसे तो यहाँ पर रुकावटें परेशानियां ज़्यादा है, लेकिन जीवन का जो 32वां और 33वां वर्ष रहेगा, विशेषकर 33वां वर्ष, उस समय अवधि पर अच्छे योग बनते हैं। 2027-28 वाला जो समय रहेगा उस समय पर स्थिति अच्छी बनेगी। उस समय ये शनि का प्रभाव चलेगा इस कुंडली के अनुसार। शनि लगने के स्वामी भी है, कोई दिक्कत उससे नजर नहीं आती। तो ऐसे में अगर शनि के समय पर विवाह होता भी है तो ये बढ़िया ही रहेगा। चंद्र शनि गुरु, या फिर मैं कहूँ कि चंद्र शनि मंगल, ये जो अंतरदशाएं रहेंगी उसमें विवाह होने का जो प्रभाव है ज़्यादा रहेगा। बाकी इन्होंने अभी तक मतलब एक ओपल पहन रखा है और एक पन्ना पहन रखा है। मैं समझता हूँ ठीक है, मतलब कम से कम ये बुध का प्रभाव तो पन्ने से अच्छा होगा ही, जो जीवन में अच्छा परिणाम देगा। और ये शुक्र तो अपने आप अच्छे है, और ये शुक्र का प्रभाव तो जीवन काल में सुख समृद्धि सब देने वाला है। तो शुक्र के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। और ये बुध का भी रत्न पहना है तो ये बढ़िया ही है, बल्कि इससे अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलेगा। बाकी मतलब अन्य उपाय में तो यहाँ पर मेनली ये जो केतु का, अगर जैसे मैंने कहा था कि बचपन में अगर शांति नहीं हुई मूल नक्षत्र की तो वो करवा लेनी चाहिए। अन्यथा ये कोशिश करें जो दान आदि कहा है वो करते रहे स्वयं से, तो बढ़िया प्रभाव मिल पाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की ही बात पूछी है। स्वास्थ्य बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोशिश यही रखी जाए कि दान आदि से जुड़े रहा जाए। और विशेषकर मतलब चूंकि गुरु की राशि में यहाँ पर ये चंद्रमा और ये बैठे हुए हैं, और केतु भी चंद्र गुरु को बलवान कर लेने से अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में करना चाहिए कि मतलब यहाँ पर इनके अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए मतलब मंदिर में ही जो सात जो मैंने दान कहे हैं दान करने को पूर्णिमा के दिन, उसके अलावा ये स्वयं नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी मिलाए, गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। गुरु के मंत्र का जाप करवाए, जो मतलब 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है गुरु का, वो एक बार करवा लिया जाए तो उससे प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस मंगल के लिए, अब जब विवाह की स्थिति के लिए जब विचार करें तो मंगल की पूजा अवश्य करवा लेनी चाहिए। मतलब वो कहीं पर भी करवाए मंगलनाथ में, मतलब मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में अमलनेर में करवाए या फिर उज्जैन में करवाए, दोनों ही अवस्था में कहीं पर भी पूजा करवा लेनी चाहिए, विवाह के दृष्टिकोण से उचित रहेगा। बाकी तो यहाँ पर चूंकि चतुर्थ भाव अधिक डैमेज है तो यही कोशिश की जाए कि इनको बोला जाए अधिक से अधिक पानी पिए, क्योंकि पानी अधिक पीने से क्या होगा, पहला असर तो चंद्रमा बलवान होगा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव, इमोशन आदि की स्थिति अच्छी होगी, मन फोकस रहेगा, प्रभाव अच्छा मिलेगा। दूसरे नंबर पर पानी का वेस्टेज ना करें, और साथ ही साथ मतलब दूसरे लोगों की सहायता करें, कुछ खाने की वस्तु का डोनेशन करना, लोगों की सहायता करना, ये सब काम यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे और जीवन में उन्नति देंगे। बाकी विवाह सोच विचार कर करें, ज़्यादा जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, अन्यथा परेशानी के योग है, और जो विवाह हो जाए उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसलिए जब तक सामने वाली कुंडली में पूरा काउंटर नहीं हो, विवाह विच्छेद होने जैसे योग बिल्कुल भी नहीं हो, तब जाकर के आगे बढ़ना अधिक उचित रहेगा। अन्यथा यहाँ पर रुकना ही ठीक रहेगा। भले देरी हो जाए लेकिन अच्छा जीवन साथी मिले, वही उसी का प्रयास किया जाए ताकि अच्छा रहे। बाकी तो करियर के लिए कोई खराबी का प्रभाव है ही नहीं, जीवन काल में बहुत उन्नति के योग है, रिसर्च का काम भी अच्छा कर सकते हैं, और विदेश में ही नौकरी के योग है। यहाँ पर जन्म स्थान पर कुछ समय अभी आने के योग जरूर है इस वर्ष में, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। तो वापस जाकर विदेश में ही कार्य करना इनके द्वारा वही इनके लिए उचित भी रहेगा और उसी से अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। तो ये कुछ है इनकी कुंडली का प्रभाव। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।